हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्रैश कोर्स में मज़ा आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? तो इसलिए क्रैश कोर्स को पूरा देखिए ताकि आपका एवरी कॉन्सेप्ट समझ में आए आपको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 2 एंड इसमें हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं 1 घंटे के अंदर। क्लियर आइडिया? तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम निकालिए, नोट्स बनाना शुरू करिए, क्योंकि नोट्स रहेगा तो एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ने में आसानी होगी। तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड वाले पोर्शन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स वाले कॉन्सेप्ट को। यानी हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। क्या स्टार्ट करना है? मैग्नेटिक फोर्स। एंड मैग्नेटिक फोर्स खत्म मीन्स चैप्टर भी फिनिश। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, क्या हमको समझना है? व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? तो मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है? मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है? तो इसके बारे में हम लोग को ये आइडिया रखना है कि अगर कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो या कुछ मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसके ऊपर फोर्स लगे तो उसको क्या बोल देना है? मैग्नेटिक फोर्स। क्या याद रखना है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। याद रहेगा बात? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। याद रहेगा? नोट किया जाए? चलो जल्दी से नोट करते हैं। ये हो गया अपना एक आइडिया कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। याद रहेगा? अब हमको यह समझना है कि आखिर ये मैग्नेटिक फोर्स कब एक्ट करेगा किसी भी चार्ज पे। आखिर ये मैग्नेटिक फोर्स कब एक्ट करेगा चार्ज पार्टिकल पे, ये हमको समझना है इस बात को, और फिर हम लोग नोट भी करेंगे। सबसे पहला आपको दिमाग में ये रखना बात कि जब भी चार्ज मोशन में हो तभी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्या याद रखना बात कि अगर चार्ज मोशन में हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्या याद रहेगा बात? लिखा जाए इस बात को? लिखते हैं। तो ये भी बात मैंने लिख दिया कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इफ चार्ज इज इन मोशन। अगर चार्ज मोशन में है तभी लगेगा। इसका मतलब क्या है? दैट इज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट देन मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स जीरो। तो उस टाइम पे फोर्स नहीं लगेगा। मोशन में है तो लगेगा, फोर्स में और रेस्ट में है तो फोर्स नहीं लगेगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आपको? समझ में आ रहा बात? क्या याद रखना है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलना है। एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्ट तब करेगा जब चार्ज मोशन में हो। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो फोर्स का कोई भी बात नहीं होगा। क्लियर है? बात को आगे बढ़ाया जाए। चलो मिटा दे इसको। चलो मिटाते हैं। अब देखिए, हम लोग को यह समझना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है अगर वो मोशन में लग रहा है तो कितना लगेगा, क्या फॉर्मूला वगैरह है, तो उस पर बात किया जाए। जैसे हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे अप्लाई किया हुआ है, ऐसे पैरेलली नहीं, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो बोर्ड पे अगर बोला जाए तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट, यानी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ क्या है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, जिसको बी से रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोगों ने पीछे सीखा पिछले लेक्चर में। तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब यहां पे क्या है कि अगर हमने चार्ज को कुछ स्पीड से अगर फेंक दिया, मान लीजिए ऐसे इंक्लाइन फेंक दिया भी, मतलब इसने क्या है मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्पीड वाले लाइन ने कुछ एंगल बनाया है, थीटा पैरेलल है, तो यहां पे जहां पे भी लिखा है। तो मैग्नेटिक फोर्स पे ये ऑब्जर्व किया गया कि मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यानी चार्ज का वैल्यू बढ़ाइए फोर्स बढ़ेगा, चार्ज का वैल्यू घटाइए फोर्स घटेगा। याद रहे? क्या ऑब्जर्व किया गया? दैट मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज का वैल्यू बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, एंड चार्ज का वैल्यू घटाएंगे तो फोर्स घटेगा। सिंपल बात। फिर और ऑब्जर्व किया गया दैट मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी स्पीड भी बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। फिर यह भी ऑब्जर्व किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। एंड इन सबको कंबाइन किया गया तो हमको मिल रहा है क्या? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू QVB। क्या ये मिला? QVB। एंड इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? K टाइम्स
क्यू वी बी एंड इस के का वैल्यू होता है 1 कांस्टेंट का, तो फोर्स अल्टीमेटली बच गया क्या, क्यू वी बी। क्यू वी बी ऐसा आप ऐसा भी समझ लीजिए कि एक और भी टर्म है अपने पास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के भी है। यहाँ पे जो एंगल बना ना उसका साइन थीटा भी है, तो साइन थीटा भी इन्वॉल्व करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला बेसिकली ये बन गया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या गया, क्यू वी बी साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन, याद रहेगा। अब इससे हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले से क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड। एंड हम चाहते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का भी वैल्यू क्या है कुछ हमको पता होना चाहिए। तो फॉर डायरेक्शन वी आर यूजिंग अ रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, फोर्स वेक्टर बराबर क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ये भी हम लोगों को याद रखना है। फोर्स का ऐसे मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, या फोर्स वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी। एंड वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन निकलेगा, वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन निकलेगा ये हम लोगों ने सीख चुके हैं अकॉर्डिंग टू थप्पा रूल। फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर करना है, सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में सारा सॉरी फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में थंब, सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में सारा फिंगर, देन थप्पड़ जिधर डायरेक्शन उधर। सिंपल लॉजिक है ना। अभी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी ऐसा किया था। फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड के लिए, एंड फॉर डायरेक्शन क्यू इंटू वी क्रॉस बी। कोई कंफ्यूजन, यहां तक आप पहले छाप लीजिए, नोट याद लीजिए। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू बी, एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ के इज 1, सो द इक्वेशन बिकम्स क्यू वी बी साइन थीटा एंड इन वेक्टर्स फॉर्म क्यू इंटू वी क्रॉस बी। कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। अब एक बात यहां पे हम लोग समझ गए कि ये जो साला फोर्स है ना, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये जो फोर्स है ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि साइन थीटा में अगर हमने थीटा चेंज किया तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो फॉर अलग अलग वैल्यू ऑफ थीटा व्हाट इज द फोर्स, हमको उसको भी फोकस करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले केस फर्स्ट पे आते हैं, मतलब इसका 3 केस हम लोग बनाते हैं एंड तीनों केसेस को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। मिटाए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपना केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, फोर्स का फॉर्मूला क्या एक बार फिर से लिख लेते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, जिसमें थीटा क्या था, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अभी हम फोटो में बनाया था ऐसा। क्यू वी बी साइन थीटा में वी थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो सबसे पहला जो केस है, केस फर्स्ट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू डालते हैं 0 डिग्री। क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू डालते हैं 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी एंगल ही नहीं बना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एंगल नहीं बना, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यानी हम लोग ये भी लिख सकते हैं थीटा 0 होने का मतलब क्या है, दैट मींस वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल विथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एंड अगर आप थीटा की जगह 0 डिग्री डालेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है क्या, 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। इट मींस कि फोर्स का वैल्यू भी क्या आ गया, 0। हो, यानी कोई फोर्स ही नहीं लगा, यानी कि कोई फोर्स ही नहीं लगा। बाई डायग्राम अगर हम सोचें तो हम ऐसा बोलेंगे कि मान लीजिए ऐसा मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, एंड इसमें हमने इस चार्ज को, इस नन्हे मुन्ने से चार्ज को फेंक दिया किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है। पैरेलल मतलब ऐसे सीधा सीधा, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, 0। क्या याद रहेगा, यानी हम लोग समझ गए। अब एक बात और कि फोर्स एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स 2 केस में 0 है। पहला केस अगर चार्ज ही रेस्ट पे हो, क्योंकि जब तक मोशन आएगा नहीं फोर्स आएगा नहीं, यानी जब चार्ज रेस्ट पे है तब फोर्स 0। एंड अगर मोशन है बट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन अगेन फोर्स इज 0। यानी मैग्नेटिक फोर्स 2 केस में 0 है, जब चार्ज रेस्ट पे हो तब 0, जब चार्ज मोशन में हो बट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड अगेन फोर्स इज 0। क्या बात याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन। केस सेकंड पे चले, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए केस 2 देखते हैं हम लोग जल्दी से कि केस 2 में क्या है। केस 2 में क्या है, वही है जो केस 2 में होता है। केस 2 में हम लोग क्या करना है, इस थीटा को अभी हम लोगों ने लिया 0 डिग्री, इस बार लेना चाहते हैं 90 डिग्री। कितना लेना चाहते हैं, 90 डिग्री, यानी इफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री।
अगर थीटा 90 डिग्री है इसका मतलब क्या है? थीटा इज व्हाट? वी और बी के बीच का एंगल, यानी वी और बी एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। इट मीन्स हम लिखेंगे ऐसा, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर विथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर विथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर हम डायग्राम में बनाएं कुछ इस प्रकार से कि हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस क्रॉस है, एंड क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली इनवर्ड, अंदर की तरफ है, एंड यहाँ पे हमने चार्ज को प्रोजेक्ट किया है इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर हम कैसे प्रोजेक्ट? बहुत सारा केसेस हो सकता है, अभी फिलहाल हम ऐसे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अगर यानी स्पीड है हॉरिजॉन्टल इस टाइप से और मेरा मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइप से, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? आप ऐसा देख सकते हो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पे हमने प्रोजेक्ट किया, तो हम जब फोर्स के इक्वेशन में चेक करते हैं थीटा की जगह 90 डिग्री डाल के, तो साइन 90 का वैल्यू क्या? 1, यानी इस बार क्या आएगा? फोर्स का वैल्यू आ जाएगा QVB। ऐसा इस बार नहीं सोचना है कि फोर्स जीरो, हर बार फोर्स जीरो नहीं हो सकता, 2 बार जीरो हो चुका है, बट तीसरी बार जीरो नहीं होगा। हर बार फोर्स जीरो हो जाए तब तो मजा ही आ जाए, क्या दिक्कत, टेंशन ही नहीं कुछ भी, बट इस बार खैर फोर्स आ गया है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए अभी हम लोग पढ़े थे क्या? V क्रॉस B। अभी फॉर्मूला में था ना, Q टाइम्स V क्रॉस B, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमको V और B का। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं V और B का, तो V के डायरेक्शन में हमको थंब, पहला जो भी वेक्टर है उसके डायरेक्शन में क्या करना है? थंब करना है, और जो दूसरा वेक्टर है उसके डायरेक्शन में बाकी का फिंगर, यानी V ऐसे एंड B अंदर की तरफ, फोर्स किधर की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि थप्पड़ मेरा ऊपर साइड है। राइट हैंड यूज करना है V क्रॉस B, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में थंब, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में सारा फिंगर, थप्पड़ इधर डायरेक्शन उधर, थप्पड़ ऊपर आ रहा है, मींस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। एंड जब भी कभी ऐसा हो कि स्पीड और फोर्स आपस में हो परपेंडिकुलर, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा था, याद हो तो अच्छा, नहीं याद हो तो याद कर लो अभी फिलहाल के लिए, कि जब भी कभी भी फोर्स और स्पीड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री फॉर्म करे तो वो सर्कल में घूमता है। यानी यहां भी ये जो चार्ज पार्टिकल था Q, ये ऐसे ऐसे सर्कल में घूमेगा। ये तो अंडा लगता है, ऑमलेट बना के खा जाएंगे हम लोग तब तो। सर्कल में घूमेगा इस टाइप से। नहीं लग रहा तो मान लो, क्या दिक्कत है ना, थोड़ा सा मान सकते हैं हम लोग। यानी हमको क्या याद रखना है कि अगर हमने चार्ज को प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड थीटा 90 डिग्री पे, देन चार्ज इज स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल एंड द फोर्स इज एक्टिंग इज इक्वल टू QVB। क्या याद रहेगा बात? नोट कर लिया जाए, इस बात को नोट करते हैं पहले। चलिए, तो इस बात को मैंने नोट भी कर लिया, आप भी नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझिए कि अगर चार्ज को हमने प्रोजेक्ट किया है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस सर्कल में घूमेगा। बट अगर ये सर्कल में घूमता है तो इस सर्कल का रेडियस क्या है? उस रेडियस का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। एंड अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो एक सर्कल कंप्लीट करने में वो क्या टाइम लेता है, यानी उसका टाइम पीरियड भी हमको कैलकुलेट करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी पूछने के लिए इसमें फ्रीक्वेंसी भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है मेनली। तो हम लोग का मेजर फोकस होगा रेडियस और टाइम पीरियड को निकालने पे। फॉर्मूला जो आएगा उसको आपको याद करना है, रट लेना है। रात में, आधी रात में अगर 2 बजे भी उठा के पूछा जाए ना, बता देना है फॉर्मूला क्या, फिर से सो जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब क्या निकालना चाहते हैं? इसका रेडियस निकालना चाहते हैं। तो ये जो फोर्स है ना, जो सर्कल में घूम रहा है, तो इस सर्कल के सेंटर से ये फोर्स पास करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो भी आप बोलना चाहो, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, आपने 11th में पढ़ा होगा ऐसा थोड़ा थोड़ा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात, नहीं याद हो तो अभी याद रखेंगे। उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। ये फॉर्मूला 11th क्लास का है, याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो अभी याद रख लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r, जिसमें m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, v है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी ये जो चार्ज घूम रहा है ना, इसका मास, चार्ज का स्पीड एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स, इस चार्ज को प्रोवाइड कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और उसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने फोर्स का निकाला था QVB, साइन 90 तो 1 हो गया, तो फोर्स की जगह हमने लिख दिया QVB इज इक्वल टू व्हाट? mv²/r। एक v से एक v कट गया, तो रेडियस का जो फॉर्मूला आ रहा है बहुत ही आसान सा आ रहा है, mv/qb। आपको याद रखना होगा, यानी रेडियस बड़ा होगा अगर स्पीड ज्यादा हो,
एंड रेडियस कम होगा अगर स्पीड कम हो, याद रहेगा। अब हम लोग निकालना चाहते हैं टाइम पीरियड। क्या निकालना चाहते हैं? टाइम पीरियड। चलो यहाँ बहुत जगह है, इतना में हो जाएगा, इतना में तो राजा हो जाएंगे हम लोग टाइम पीरियड निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही स्मॉल कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन भी ध्यान रखना है। टाइम पीरियड निकालना, सो वी आर यूजिंग ए वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल रिजल्ट, स्पीड बराबर व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। यानी टाइम निकालना है तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस इतनी तो काम करना है। तो अगर ये पार्टिकल पूरे चक्कर लगाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस के बराबर। तो डिस्टेंस की जगह हमने लिख दिया क्या, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस के बराबर। एंड स्पीड जिसका फॉर्मूला v है, उसका वैल्यू क्या, v, 2 पाई आर बाई v, बट रेडियस इज व्हाट, mv बाई qb, यानी रेडियस की जगह पे हमने लिख दिया mv बाई qb। तो v से v कट गया, यानी टाइम पीरियड का रिजल्ट जो आ रहा है 2 पाई m बाई qb आ रहा है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि टाइम पीरियड जो है ये स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता साला, ये स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता। आप कितना भी जोर से फेंक दो, ये अगर 1 सेकंड लगा रहा है ना तो 1 ही सेकंड, आप स्पीड बढ़ा भी दीजिए तब भी 1 सेकंड लगाना है, और स्पीड बढ़ा देंगे तब भी 1 सेकंड में ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। क्या याद रहेगा बात, क्या क्या हम लोगों ने समझ लिया केस 2 में कि इफ वी प्रोजेक्ट अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल, then it start moving in a circle, and what is the radius of circle is mv by qb, what is the time period of circle is 2 pi m by qb। एक और बात हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट बात कि टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। क्या याद रहेगा बात, नोट कर ले इस बात को। कहाँ नोट करें, फोटो मिटा के नोट करते हैं। चलिए नोट करते हैं इस बात को हम लोग कि क्या नोट करते हैं, द टाइम पीरियड या सिंपली टाइम पीरियड, टाइम पीरियड of charge particle, time period of charge particle moving in circle is independent of speed, is independent of speed। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं केस 1 और केस 2 को मिला के, जो बोर्ड्स में आता है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही बच्चा टाइप लल्लू क्वेश्चन है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 10 i कैप, ऐसा दिया हुआ है, एंड speed of the charge particle is 10 i cap plus 10 j cap, ऐसा ये स्पीड भी है। ऑल्सो चार्ज एंड मास ऑफ द चार्ज particle is 2 coulomb and 50 ग्राम, ऐसा कुछ भी है, ऐसा अपने पास वैल्यू है। तो हमको पूछा गया देन फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब देन फाइंड फोर्स, या फोर्स क्या हम तो बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, देन फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा क्वेश्चन है अपने को दिया हुआ, देन फाइंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से हमने देखा तो हमने बोला क्या कि फोर्स का जो फॉर्मूला है आपको ऐसा देगा, आपको वो क्यू वी भी समझ में नहीं आएगा। तो फोर्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, एंड हम लोग 2 केस पढ़े थे, अगर थीटा 0 है तो फोर्स नहीं लगेगा, एंड थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज क्यू वी बी। तो हमने बोला क्या, देखिए अगर स्पीड बनाते हैं तो स्पीड बनाएंगे, इधर की तरफ है 10 i कैप का एंड ऊपर की तरफ भी है 10 j कैप का, बोले ठीक, ओके। फिर हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे है 10 i कैप का, मतलब इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है 10 i कैप का। तो हमने बोला कि अगर हमको निकालना है फोर्स तो पहली बात ये वाले स्पीड से कोई भी फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि दिस स्पीड इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आई कैप का जो स्पीड है वो आई कैप के पैरेलल, आई कैप मतलब क्या, एक्स एक्सिस,
मतलब ये वाला आई कैप ने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, बट इसने अप्लाई किया जे कैप ने, क्योंकि जे कैप का जो स्पीड है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं कि हियर फोर्स इज ड्यू टू स्पीड इन वाई डायरेक्शन। फोर्स इज ड्यू टू स्पीड इन वाई डायरेक्शन। अगर फोर्स वाई डायरेक्शन के स्पीड के कारण है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू वी बी। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 कूलम, तो 2 कूलम। स्पीड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अच्छा ये तो 10 हो गया। एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो भी 10 हो गया। यानी एक्चुअली 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्या बात समझ में आया? ऐसे वेक्टर्स फॉर्म में हम लोगों को इन्वॉल्व करके वो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड्स एग्जाम में, तो हम लोग को इस तरीके से टैकल करना है। कोई कंफ्यूजन समझ में आया? केस 3 में हम लोग आते हैं कि केस 3 में क्या होगा। केस 3 क्या है बेसिकली अपने पास, जो थर्ड केस है, आखिरी केस है, लास्ट केस है, जो बोला जाए। अभी तक जो फॉर्मूला था अपने पास फोर्स का वो क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, जिसमें थीटा क्या था, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही ना था। अभी हम लोगों ने 2 केस किया जिसमें थीटा डी मतलब दोनों पैरेलल, फिर हमने थीटा किया 90 डिग्री मतलब दोनों परपेंडिकुलर। अब 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू, 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू हो तो क्या होगा, यानी इफ थीटा छोटा है 90 डिग्री से लेकिन बड़ा है 0 डिग्री से, कुछ ऐसा सिचुएशन है अगर, तो उस पर क्या होगा। हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम में भी समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या। एंड यही वो डायग्राम है, सुंदर सा, प्यारा सा, अच्छा सा, नन्हा मुन्हा टाइप। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। एंड इसमें हमने एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया है कुछ इस प्रकार से, ऐसे वी दे दिया है, जिसने हॉरिजॉन्टल से या मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना लिया है, कितना, थीटा। एंड दिस थीटा इज, अंधा भी देख के बोल सकता है कि 0 और 90 के बीच का है। ठीक है, अब आप अपने आप को अंधा ना समझें, कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। थीटा इज क्या, 0 से 90 के बीच का। तो जब ऐसा है तो हमको सोचना है कि इस पे क्या फोर्स लगेगा, मेनली हमको यही समझना है। तो हमने क्या बोला कि अगर इस स्पीड का हम कंपोनेंट्स ब्रेक करें, यानी कंपोनेंट हम इधर की तरफ ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे v का cos थीटा, एंड ऊपर की तरफ जब ब्रेक करके लिखेंगे तो v का sin थीटा। एंड ऐसा करते ही अब मेरे मन में लड्डू फूटना शुरू हो गया कि अरे तेरा, दिस केस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस 2 केसेस, केस 1 एंड केस 2, जिसके कारण हम ये समझ रहे हैं कि इस v का एक कंपोनेंट आ रहा है v cos थीटा विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड v का एक कंपोनेंट आ रहा है v sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये तो पहले दोनों केस की तरह है। ये वाला जो स्पीड है इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, v cos थीटा पे कोई फोर्स नहीं, बट v sin थीटा पे फोर्स लगेगा। एंड v sin थीटा इसको सर्कल में घुमाना चाहेगा। अब v sin cos थीटा बोलेगा चल आगे, v sin थीटा परपेंडिकुलर हो, क्या बोलेगा भाई सर्कल में घूमना है। एंड v cos थीटा बोलेगा कोई फोर्स नहीं लग रहा, हम तो चलेंगे भैया आगे। तो कंबाइंड मोशन इज व्हाट, कि सर्कल में भी घूमना है एंड आगे भी बढ़ना है। तो आपने कॉपी देखा अपना, कोई स्पाइरल कॉपी होता है, उसमें क्या होता है, स्प्रिंग आगे की तरफ बढ़ता है गोल गोल। कुछ इसी तरीके का सिचुएशन होगा कि गोल गोल भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा, गोल गोल भी रहेगा आगे आगे भी बढ़ेगा, गोल गोल भी रहेगा एंड आगे आगे बढ़ेगा, इस टाइप से वो चलेगा। तो वहां स्पाइरल होता है, बट यहां हम लोग इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन। पहले क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, कि अगर हमने चार्ज को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल थीटा विच इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, तो इसका 2 कंपोनेंट आया, v cos थीटा एंड v का sin थीटा। cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो फोर्स, बट v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण एक फोर्स लगेगा एंड वो सर्कल में घूमना शुरू करेगा, एंड द कंबाइंड इफेक्ट इज वो हेलिकल मोशन परफॉर्म करेगा। क्या ये बात क्लियर है? लिखा जाए इतना जल्दी से, चलो लिखते हैं इस बात को। तो ये हमने लिख लिया, थोड़ा सा और लिख सकते थे चाहे तो, बट काफी है, चलेगा इतना। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको कर लिया नोट। चलिए एक और बात को हम लोग समझते हैं यहाँ पे, कि एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग को समझना है, पिच ऑफ द हेलिक्स। क्या समझना है, पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होता है समझाते हैं आपको, फिर उसका फॉर्मूला भी बता देंगे, बट फॉर्मूला याद करने का कोशिश ना करें, आप उसको समझने का कोशिश करें कि पिच होता क्या। पहले तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए अपने पास क्या है, एक मार्कर है,
मार्कर नहीं, मतलब ऐसा कुछ है, मान लीजिए ऐसे अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से ऐसे जा रहा है, एंड चार्ज जो है वो यहां से चलना शुरू करता है, गोल गोल भी घूमना है, आगे भी बढ़ना है, तो ऐसे ऐसे ये गोल गोल घूमेगा। यानी ये यहां से जब चलना शुरू किया, फिर एक चक्कर लगा के यहां पहुंच गया, फिर अगले एक चक्कर में फिर और आगे पहुंच जाएगा, फिर अगले एक चक्कर में फिर और आगे पहुंच जाएगा। तो एक कंप्लीट चक्कर में कितना आगे बढ़ रहा है, यही पिच है। अगर यहां से चल के एक चक्कर में यहां पहुंच गया, मतलब दिस मार्कर का लेंथ इज द पिच। यानी अगर फोटो में बोला जाए तो यहां से अगर वो चलना शुरू करता है, एक चक्कर लगा के यहां पहुंच रहा है, दिस मीन्स ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलना है, पिच। क्रिकेट का पिच नहीं है, ये हेलिकल मोशन का पिच है। कोई लोग MS धोनी को याद करने लग गए होंगे, तेरा गर्दा उड़ाते थे, हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे, नहीं। पिच ऑफ द हेलिक्स क्या है, द डिस्टेंस मूव बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, या वन कंप्लीट चक्कर जो बोलो है ना। चक्कर बोलने से तुम लोग का बहुत दिमाग चलता है, नहीं जी, चक्कर चल रहा है ना। खैर, तो पिच क्या होता है, द डिस्टेंस मूव बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग वन कंप्लीट चक्कर। आप ही के वर्ड में, चलिए ये हो गया अपना पिच का डेफिनेशन। अब इसका वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला निकालना है कि वो होगा क्या। अब देखिए हम लोग अभी वही अपना फॉर्मूला किए थे, स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस बाई टाइम। यानी हमको इस बार डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ही क्या है, पिच। तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। यानी हमने बोला कि पिच का फॉर्मूला हम क्या लिखने वाले हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो किस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, v के cos थीटा से आगे बढ़ रहा है। किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, v के cos थीटा से, तो हमने स्पीड की जगह लिखा v का cos थीटा। एंड टाइम, यानी एक चक्कर लगाने में क्या टाइम लगता है, तो अभी टाइम पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल में घूमने का, क्या था फॉर्मूला टाइम पीरियड का, 2πm/q का b, 2πm/qb, जो कि स्पीड पर डिपेंड ही नहीं करता। यानी हमने लिख दिया 2πm/qb। ये पिच का फॉर्मूला है, बट आप इसको याद ना रखिए, किताबों में क्या लिख देता है ना, ऐसा लिख देता है कि पिच बराबर, क्या लिख देता है, पिच बराबर वेलोसिटी पैरेलल। वेलोसिटी पैरेलल मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ रहा है वो वाला कंपोनेंट, क्योंकि हम अभी थीटा यहां से बनाए हैं। मान लीजिए हम ऐसा बना देते हैं, क्या बना देते हैं कि भैया इस बार थीटा यहां से दे देते हैं, तो क्या होता है, v का साइन थीटा हमको लेना पड़ता है। एंड टाइम पीरियड तो खैर यही था, क्योंकि वो तो उधर cos थीटा पे डिपेंड ही नहीं करेगा ना। तो हम लोग फॉर्मूला में क्या लिख देते फिर, साइन थीटा। यानी आप इस फॉर्मूला को रटे नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझें कि इसीलिए किताबों में लिखा था v का पैरेलल कंपोनेंट हमको लेना है। पैरेलल में अगर cos आएगा तो cos लेंगे, साइन आएगा तो साइन लेंगे। अभी के फोटो के हिसाब से cos है, इसको मिटा देते हैं। क्या बात कुछ समझ में आ रहा है, भेजा माथा में घुस रहा है। तो वेलोसिटी पैरेलल एंड टाइम पीरियड विच इज 2πm/qb, 2πm/qb। क्या आपको पिच का फॉर्मूला समझ में आया, समझ में आ गया, छाप लो जल्दी, छाप लो छाप लो छाप लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला कॉन्सेप्ट है लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स, लॉरेंज फोर्स। देखिए क्या होता है, बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, बच्चा टाइप कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में तो कुछ भारी होता भी नहीं है, और भारी हम आपको लगने देंगे भी नहीं, भारी लगने देंगे भी नहीं। देखिए लॉरेंज फोर्स क्या, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट। जब भी किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, एंड दोनों मिलकर अगर फोर्स लगाएगा तो क्या बोल देना है, लॉरेंज फोर्स। क्या बात समझ में आया। अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों ने मिलकर अगर फोर्स लगाया तो फोर्स को क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले लगाता है तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अकेले लगाता है तो बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। दोनों मिलकर लगाएगा तो ले भैया साथ साथ मिलकर लगा रहे हो तो लॉरेंज फोर्स, एक नया नाम। क्लियर आइडिया, लिखे जाए स्टेटमेंट, चलो लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट हो गया, नोट कर लो जल्दी, कर ले नोट। अब देखिए अगर फॉर्मूला में हम सोचा जाए, फॉर्मूला में सोचा जाए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसने फोर्स लगाता है कितना, Q इंटू ई। कितना फोर्स लगाता है, Q इंटू ई। एंड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B। क्या कोई बात दिक्कत नहीं लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। लो लिख भी लो, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक force and this is what magnetic force, this is what magnetic force। दोनों ने मिलकर लगा दिया तो दोनों को हम जोड़ देंगे एंड उस फोर्स को आप क्या बोलेंगे, this becomes लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स। क्या कोई दिक्कत है, पेट में दर्द शुरू हो गया, नहीं ना, तो देखो लिखो आराम से समझो,
ठीक है, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दोनों मिलकर लगा दिया तो वैल्यू को लिखेंगे क्या, लॉरेंज फोर्स। अब जब इस दोनों को हमने देखा, दोनों में साले में क्यू कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, क्यू कॉमन, तो हमने बोले भैया कॉमन निकाल लो, तो मिलेगा क्या फॉर्मूला, E प्लस वी क्रॉस बी। बस इतना ही आप याद रख लीजिए, लॉरेंज फोर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसकी हेल्प से हम लोग कुछ डिवाइसेस बनाते हैं, जिसमें से एक तो अपने कोर्स में ही हट गया इस बार, साइक्लोट्रॉन, नहीं तो उसको हम लोग करते, बट खैर एक और डिवाइस है वेलोसिटी सेलेक्टर, उसको करते हैं। लॉरेंज फोर्स पहले समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ने मिलकर फोर्स लगा दे, बोलेंगे लॉरेंज फोर्स, एंड द फार्मूला इज क्यू ई प्लस क्यू वी बी, या क्यू मल्टीप्लाई लेना है बाहर ब्रैकेट के, एंड ई प्लस वी क्रॉस बी। कोई दिक्कत, वेलोसिटी सेलेक्टर किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, मिटा दे इसको दाएं से। अब अपने पास एक डिवाइस है, द डिवाइस का नाम इज वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर। जैसे क्रिकेट में होते हैं ना, प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं सेलेक्टर्स, भैया ये इंग्लैंड की सीरीज हो रही है, उसमें ये 16 प्लेयर हमने सेलेक्ट किया या 17 प्लेयर सेलेक्ट किया, वैसा सेलेक्टर है, मतलब बहुत सारे हैं, उसमें से किसी खास को सेलेक्ट करना है, एक ऐसा डिवाइस है। ठीक है, अब इस डिवाइस में होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग उस आइडिया को समझते हैं कि एक रूम है अपने पास, मान लीजिए ऐसा एक रूम है, सामने सामने आपको ये ओपनिंग बनाना है, इसके ठीक सामने बनाने की कोशिश करना है, लग रहा है ना सामने, लगता तो है। ऐसा एक रूम है जिसमें दो है, एक एंट्री है एंड एक एग्जिट है, यहां से चार्जेस एंटर करेंगे एंड यहाँ पे से चार्जेस बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इस रूम के अंदर क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो क्रॉस है, ऐसा मान लीजिए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, एंड मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे धराम, ठीक है ना। एंड अपने पास क्या है, यहां पे एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, दिस इज व्हाट रेडियो एक्टिव सैंपल, ये अपने पास है रेडियो एक्टिव सैंपल है, जो क्या करता है, चार्जेस को अपने अंदर से इमिट करता है। रेडियो एक्टिव सैंपल आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, मैं आपको पढ़ाऊंगा रेडियो एक्टिविटी, वहां पे हम लोग बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा रे निकलता है कुछ कुछ, तो अल्फा पार्टिकल मतलब क्या है, चार्जेस इसके अंदर से निकल रहा है, अलग अलग चार्जेस है, अलग अलग स्पीड से निकल रहा है, एंड निकल के चार्जेस इसके रूम के अंदर एंटर कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज पहुंच गया, अब जैसे ही ये रूम के अंदर घुसा, एंटर किया, तो V और B देखिए परपेंडिकुलर एक दूसरे से, है ना, केस 2 हम लोगों ने किया था अभी, कि अगर V और B एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो, तो मजा आ जाता है, मजा ये आता है कि इसमें फोर्स लगता है एंड ये सर्कल में घूमना शुरू करता है। खैर, तो जब ये सर्कल में घूमेगा तो किधर की तरफ घूमेगा, जैसे V ऐसे है, B अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स लगा, यानी फोर्स लगा ऊपर, फोर्स लगा ऊपर, यानी ये ऐसे भाग देगा, बट उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी फोर्स लगा दिया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होता है, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे, ये क्या मैग्नेटिक फोर्स था, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे है तो फोर्स भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा चल भैया इधर आ जा तू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा इधर आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा इधर आ जाओ, क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा इधर आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा इधर आ जाओ। तो उसके कारण क्या होगा कि ये चार्ज डिपेंड करेगा कि कौन कितना फोर्स लगा रहा है, कौन कितना फोर्स लगा रहा है। जैसे जैसे ये चार्ज अंदर गया तो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है QVB, मैग्नेटिक फोर्स कितना आ रहा है QVB, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, Q इंटू E, मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है QVB एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है Q इंटू E। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, जैसे सपोज अगर मैग्नेटिक फोर्स हो गया ज्यादा, तो क्या होगा, इधर भाग जाएगा, इस वाली दीवार से टकरा जाए, और अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाए ज्यादा, तो ये इधर आके टकरा जाएगा। लेकिन अगर हो गया दोनों बराबर, अगर हो गया दोनों बराबर, तो ये सीधा सीधा निकल लेगा ऐसे, तो ये सीधा सीधा निकल लेगा, इस रूम से बाहर चला जाएगा।
तो हमने ऐसा बोला कि इफ, अगर ऐसा हो कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के, मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो इलेक्ट्रिक फोर्स के, तो क्यू वी बी बराबर होगा किसके, क्यू इंटू ई के। क्यू वी बी किसके बराबर होगा, क्यू इंटू ई के। क्यू से क्यू हो गया कैंसिल आउट, तो वी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, ई बाई बी, ई बाई बी। ये हमारा इस खास स्पीड का चार्ज पार्टिकल इस रूम से बाहर निकलेगा, बात ठीक है ना। यानी मान लीजिए कि हमको यहाँ पे चाहिए 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड का चार्ज पार्टिकल चाहिए बाहर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लगाएंगे ताकि दोनों को डिवाइड करने पे आंसर आए 100। दोनों को डिवाइड करने पे क्या आंसर आए, 100। क्या बात समझ में आ रहा है। दोनों, हमको जो भी स्पीड चाहिए उस स्पीड का चार्ज पार्टिकल अगर हमको लाना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो इस तरीके से सेटअप करेंगे ताकि वो मेरे डिजायर्ड स्पीड या मेरे रिक्वायर्ड स्पीड के बराबर हो। क्या बात क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यहां से बहुत सारे चार्जेस निकल रहे हैं, इस वेलोसिटी सेलेक्टर चैम्बर के अंदर आ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इस चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया। दोनों फोर्स, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हुआ तो ये इधर जाके टकरा जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हुआ तो नीचे आकर टकरा जाएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर हो तो चुपचाप निकल लेगा सीधा। तो अगर दोनों बराबर है, इफ एफ बी और एफ ई बराबर है, मतलब क्यू वी बी बराबर है क्यू इंटू ई के, चार्ज कट किया, वी का फॉर्मूला क्या आ गया, ई बाई बी। यानी इस खास स्पीड वाला चार्ज पार्टिकल इस रूम से बाहर निकलेगा, बाकी सारे के सारे धराम 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 अंदर ही है। मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए कि ये जो रेडियो एक्टिव सैंपल है ये 1 मीटर पर सेकेंड से 1000 मीटर पर सेकेंड सारा वैल्यू ये इमिट कर रहा है। एंड हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सेट किया कि इसका जो रेशियो आ रहा है 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस 1 से लेके 1000 में से, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 100, 200, मतलब 1 to 1000 के बीच में सारा नंबर मौजूद है। तो इसमें से क्या होगा, इस रूम से बाहर सिर्फ 200 मीटर पर सेकेंड वाला निकलेगा। मतलब क्या, इस 1 से 1000 में से इसने एक खास वैल्यू को सेलेक्ट किया, इसीलिए इसका नाम क्या, वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बात समझ में आ रहा है। एंड उस वैल्यू को कैसे आप सेट करेंगे, ई बाई बी के हेल्प से। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाना है ताकि इसका रेशियो इसी वैल्यू के बराबर आए। क्या बात ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, कुछ और लिख दे क्या, पहले इतना नोट करो फिर हम लिख देते हैं और थोड़ा सा। मेन रिजल्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, और बीच में स्पेस छोड़ देना, पहले उस बात को नोट करना फिर इसको नोट करना। मिटाए इसको, चलो मिटाते हैं, अगला वाला बात फिर नोट करना है। नोट करते हैं हम लोग स्टेटमेंट कुछ कुछ इसके बारे में कि वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में क्या क्या लिखेंगे हम लोग। तो इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए एंड उसके नीचे वो कैलकुलेशन जो अभी पहले लिखा हुआ था, इतना आपको वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में अपने बोर्ड्स एग्जाम में लिख देना है। मन में आए तो और भी कुछ अपने हिसाब से ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर लो, कॉन्सेप्ट तो इतना मैंने बता दिया आपको। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं एक और बात है अपने पास कि अगर कभी भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो उस पर भी फोर्स लगता है। अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो उस पर ही फोर्स लगता है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ऐसा कोई अजीब टाइप का वायर है, ऐसा कोई अजीब टाइप का वायर है जिसमें ऐसे मस्ती में करंट चल चल हो रहा है इसमें। अब इस वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाए या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसी तरीके से ला दिया जाए तो यहाँ पे मान लिया जाए हमने इस तरीके से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। क्या किया है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। तो या कैसे भी मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने दे दिया तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज करंट कैरिंग वायर पे भी एक फोर्स लग सकता है। क्या हो सकता है, एक फोर्स लग सकता है। तो इस फोर्स का वैल्यू हम लोग को बेसिकली जानना है। तो पहले एक बात और ध्यान रखना है कि जितना फोर्स इस वायर पे लगेगा, क्योंकि अब ये अजीब शेप का वायर है, निकालना बड़ा मुश्किल, हम लोग मर जाएंगे निकालने में। तो अपने पास एक कॉन्सेप्ट है कि जो इस वाले वायर पे फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स लगेगा इसके दोनों एंड्स को मिलाने पे। मान लीजिए इसके एंड्स को हमने मिला दिया तो ये जो लेंथ आया ये एल, तो जितना फोर्स इस लेंथ एल पे लगेगा फोर्स उतना ही इस ब्लैक वाले वायर पे भी फोर्स लगेगा। क्या याद रखना है कि अगर इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हमने तो जितना फोर्स इस अजीबो गरीब टाइप के शेप के वायर पे लग रहा है, यानी इस ब्लैक वायर पे लग रहा है, उतना ही फोर्स इस
ब्लू वाले वायर पे भी लगेगा। एंड इस पे निकालना बड़ा आसान है, फॉर्मूला डायरेक्ट हम बताएंगे, आपको याद रखना है। तो इस बात को पहले नोट करते हैं हम लोग कि ये, चलिए इतना ही रखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट इतना ही है अपने पास। स्टार मार्क का एक लगा के लिख लिया जाए इसको, स्टेटमेंट को, कि अगर हमने किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो उस पर एक फोर्स लगेगा। एंड फोर्स का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, ILB sin थीटा याद रखना है। इससे आपको मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, या फोर्स का वेक्टर फॉर्म में आएगा तो IL क्रॉस B, IL क्रॉस B, आपको इससे भी रिजल्ट आएगा। जिसमें L क्या है, ये वाला लेंथ, जिसमें आप ये भी लिख लीजिए वेयर I बराबर क्या है, करंट, I क्या है, करंट, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, एंड B इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, B इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। एंड थीटा इज व्हाट, L एंड B के बीच का एंगल है, वो भी लिख ही लिया जाए, क्या लिख ही लेते लो यहाँ पे, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। तो उसके हिसाब से देख लेना है क्या वैल्यू आएगा। कोई दिक्कत, फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया जाए, ठीक है, हो गया ना। अब एक और बात यहाँ पे है कि इसको मिटाए क्या नीचे वाला, चलो मिटाते हैं नीचे वाले को। अगर अपने पास ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो कि वायर हो गोल गोल, ऐसा मान लीजिए, मतलब क्लोज लूप में है, तो क्लोज लूप अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो तो आप ऐसा याद ही रख लीजिए कि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0। यानी हम ऐसा याद रखेंगे, F नेट हो जाएगा 0, कैसा, इफ वायर इज इन क्लोज लूप। रीजन आप ऐसा समझ सकते हो कि जब दो एंड ही नहीं आएगा तो L का वैल्यू क्या आएगा। रीजन आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर दो एंड नहीं आया तो L का वैल्यू नहीं आया, एंड L का वैल्यू नहीं आया, 0, लड्डू, लड्डू बैठाइए तो फोर्स भी क्या हो गया, लड्डू, मोतीचूर का लड्डू। तो नेट फोर्स होगा 0 अगर वायर कैसा हो, क्लोज लूप में हो। क्या याद रहेगा बात, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, आगे बढ़े। चलो एक और फार्मूला को हम लोग समझते हैं, मिटाए इसको, मिटाते हैं। अब हम लोगों को एक फार्मूला समझना है, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। कौन सा फार्मूला, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर। ऐसा कुछ है कि दो वायर है, कितना वायर है, दो वायर है ऐसा इनफाइनाइट, दो वायर है ऐसा इनफाइनाइट, इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, एंड बीच में कुछ डिस्टेंस है, दिस इज स्मॉल d, छोटा d। तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि ये वायर इस पे फोर्स लगाता है एंड ये वाला वायर इस पे लगाता है। अब क्यों लगाता है आप इसको समझ सकते हो कि कोई भी वायर, हम लोग अभी पिछले वाले पार्ट में पढ़े थे कि कोई भी वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। हॉर्स्टेड ने बताया था, वो अपना कुछ कर रहा था एक्सपेरिमेंट किसी और चीज का, ये खोल दिया उसने कि कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। एंड बायोट-सावर्ट लॉस, हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी जानते हैं एंड डायरेक्शन भी जानते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालना है, DL क्रॉस R के हेल्प से। फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं तो DL ऐसे करंट के डायरेक्शन में, एंड इस साइड निकालना है तो R ऐसे। मेरा हाथ किधर गया, थप्पड़ अंदर की तरफ, यानी इस वायर ने यहां एक मैग्नेटिक फील्ड किया क्रिएट अंदर की तरफ। एंड अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगता है, ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, फोर्स लगेगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज व्हाट, L क्रॉस B, अभी लिखे थे ना, IL क्रॉस B, L किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, B अंदर की तरफ, यानी फोर्स इधर आ रहा है। यानी ये जो वायर है, इस वायर ने इस पे फोर्स लगा के इसको अट्रैक्ट कर लिया इधर की तरफ। तो ये भी हम लोग याद रखते हैं कि अगर दोनों में पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्शन होगा, एंड एंटी पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है तो रिपल्शन होगा। आप सोच सकते हैं कि अगर करंट इसमें नीचे जाता तो L हम ऐसा बनाते हैं, नीचे की तरफ अंगूठा, एंड मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर की तरफ, फोर्स जा रहा है इस साइड, मतलब फोर्स उधर लगता, थप्पड़ उधर आने के कारण तो रिपल्शन होना शुरू हो जाता। बात ठीक है ना। L क्रॉस B की हेल्प से हमको डायरेक्शन निकालना है। तो हम लोग ये समझ गया कि अगर सेम पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्शन, एंटी पैरेलल करंट में रिपल्शन।
बट हमको वो तो याद रखना ही है, लिख देंगे हम आपको, फॉर्मूला भी याद रखना है कि अगर हम इस वायर के इतने दूर तक में, डी तो यहाँ पे हो चुका है ना, ऐसा करते इसको स्मॉल एल ले लेते तब, इस स्मॉल एल लेंथ में हम चाहते हैं फोर्स पता करना। क्या पता करना चाहते हैं? फोर्स। तो उस फोर्स का यहाँ पे हम नीचे ऊपर में स्टेटमेंट लिख देंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी। उसमें करंट कितना जा रहा है? आई टू। कितना करंट जा रहा है? आई टू। एंड लेंथ उसका क्या है? एल बी। यानी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड कौन लेके आएगा? ये वाला वायर। एंड मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट वायर, क्योंकि देखिए नीचे भी इनफाइनाइट ऊपर भी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पार्ट में कंप्लीट किया था। द फॉर्मूला इज, बोलो 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 बोलो, नहीं याद किए? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कितना? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई इज I1, आई इज I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आर इज व्हाट? डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या? छोटा डी। यानी फोर्स का जो इक्वेशन आ रहा है उसको आपको इस तरीके से याद रखना है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी इंटू एल। क्या बात समझ में आया? एक मिनट, गॉट माई पॉइंट? ठीक है ना? स्टेटमेंट लिख दें क्या? चलो स्टेटमेंट लिखते हैं इसके बारे में हम लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बात? नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। कौन सा एक्टिंग? टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप, नॉट डाइपोल। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग, ओहो डबल आरईएनटी ना, करंट कैरिंग लूप। हम लोग को ये समझना है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है उस पर टॉर्क कितना लगेगा, कैसे लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है अपने पास, एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ, एंड इसके अंदर हमने क्या किया है, एक ऐसे लूप रख दिया, करंट कैरिंग लूप। अब इस लूप पे क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क लग जाएगा। कैसे लग जाएगा पहले समझिए। जैसे यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या है साउथ पोल, तो इसी कारण एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, इस टाइप से। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस टाइप से एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया। एंड अगर इस लूप में हमने क्या करंट पास करवा दिया अगर, तो करंट इस तरीके से चल दिया, करंट इस तरीके से चल दिया आई। ठीक है ना? एंड अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर चार्ज मोशन में हो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहां पे देखिए करंट ऐसे जा रहा है, मतलब क्या पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन्स ऐसे जा रहे होंगे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स नहीं लगेगा। तो करंट भी अगर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करे तो उस पर फोर्स नहीं लगता है। यानी अगर इस वायर का हम नाम दें ABCD, क्या नाम दें ABCD, तो इस BC वायर पे एंड DA वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स अगर लगेगा तो AB वायर पे और CD वायर पे, क्योंकि ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देख सकते हैं ये नीचे एंड ये हॉरिजॉन्टल, ये ऊपर एंड ये हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों क्या परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, बट इन दोनों पे फोर्स नहीं लगेगा। क्या बात यहां पे पहले क्लियर है? अब ये फोर्स टॉर्क में कैसे कन्वर्ट हो रहा है हमको इसको समझना है। इस पे फोर्स का डायरेक्शन चेक करना है, तो L क्रॉस B, L ऊपर की तरफ, B ऐसे, फोर्स किधर आया थप्पड़ अंदर, मतलब फोर्स भी अंदर की तरफ, फोर्स इस पे आ गया मान लीजिए ऐसा क्रॉस। एंड यहां पे फोर्स निकालना है, तो L ऐसे B ऐसे, फोर्स आ रहा है बाहर की तरफ। यानी फोर्स का अगर डायरेक्शन बनाएंगे तो बना देंगे डॉट। मतलब कोई एक लूप है जिसपे एक बार अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक बाहर की तरफ, रिजल्ट होगा ये घूमना शुरू कर देगा। रिजल्ट क्या होगा, एक पे अंदर एक पे बाहर, एक एंड पे अंदर की तरफ एक एंड पे बाहर की तरफ, तो रिजल्ट क्या होगा, ये घूमना शुरू कर देगा। एंड जब भी कोई भी चीज घूमता है तो हम लोग टॉर्क की बात जरूर करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो है बनने के लिए बन गया रेक्टेंगल, मान लेते हैं स्क्वायर है अगर कुछ देर के लिए, तो इस स्क्वायर का साइड है L, स्क्वायर का साइड क्या है L। इट मींस कि यहां से भी मिडिल पॉइंट से ये रोटेट करेगा, तो मिडिल पॉइंट से यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या L/2, एंड यहां से यहां तक का वैल्यू भी क्या हो गया L/2, एंड ये वाला लंबाई भी खैर L ही है, स्क्वायर हमने माना है। तो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में, लिखते हैं, आप कॉपी कर लीजिएगा उसको।
तो ये हमने एक स्टेटमेंट लिख लिया कि इफ वी प्लेस अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लूप as a result of which the loop start revolving and thus we say that a torque is acting on the loop and now we are want to find the torque। अब हम लोग टॉर्क को निकालना चाहते हैं। क्लियर आइडिया? निकालना शुरू करें, चलो निकालते हैं। तो अगर हमको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला जिसको अगर हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करें होता है फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस वाले वायर पे फोर्स लग रहा होगा कितना? जैसे ये एल है तो ये भी एल, क्योंकि अपना जो साइड लेंथ है वो एल है स्क्वायर के कारण, तो ये एल। तो फॉर्मूला आ गया फोर्स का आई एल एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। ये तो फोर्स हुआ एंड डिस्टेंस इज व्हाट? एल बाई टू, एल बाई टू, ठीक है। प्लस इस वाले पे फोर्स लगेगा अगेन आई एल बी एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन एल बाई टू, क्योंकि मिड पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो अगर हमने इसको एलसीएम लेके जोड़ा तो हमको मिल जाएगा आई एल स्क्वायर बी, बाई का 2 हट गया क्योंकि एलसीएम में 2 आएगा एंड ऊपर भी 2 आएगा। चलो लिख ही देते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे 2 लेके काट देते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहा है? आई एल स्क्वायर बी। या अब ये एल स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? इस लूप का एरिया। क्या लिख सकते हैं? इस लूप का एरिया, क्योंकि साइड ये भी एल मतलब एरिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या? आई ए बी। ये हमको याद रखना है। बट ये तो एक ही लूप के कारण हुआ। मान लीजिए अगर हमने 2 लूप लगाया तो 2 मल्टीप्लाई, 3 लूप लगाया होता तो 3 मल्टीप्लाई, 4 लूप लगाए होंगे तो 4 मल्टीप्लाई, यानी फॉर n नंबर ऑफ लूप, n नंबर ऑफ लूप हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एन आई ए बी एंड एन आई ए को हम लोग एक नया टर्म बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट m, कैपिटल M। यानी टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? m क्रॉस b, जिसमें m इज व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट है। क्या है ये? मैग्नेटिक मोमेंट है। एंड इस मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या याद रखना है? एन आई ए, जिसमें n क्या है? यहां लिखा हुआ है n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न, i क्या है? करंट, a क्या है? एरिया ऑफ लूप। m क्रॉस b करने से हमको क्या मिल जाएगा? टॉर्क मिल जाएगा। क्या बात समझ में आया? कैलकुलेशन आपको। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? एन आई ए है एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप उसका डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो आप ऐसा कर लो कि करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लिए, अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। नोट कर सकते हैं इस बात को, नोट कर लीजिए आप। इफ वी कर्ल आवर फिंगर along the direction of current, then our thumb will give the direction of magnetic moment. I am repeating my statement. If we curl our finger along the direction of current, then our thumb will give the direction of magnetic moment. Clear idea? नोट कर लिया जाए इसको, हो गया नोट? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। मिटाएं? चलो मिटाते हैं। अब अपने पास एक और बात है, एक क्वेश्चन है जिसमें हमको सॉल्व करके देखना है क्या होगा। एक डायग्राम हम बना रहे हैं, यही वो डायग्राम है, देखने से ठीक ठाक लग रहा है। ये स्क्वायर दिख रहा होगा आपको और उसके ऊपर ये 4 सेमी सर्कल है। इसका साइड लेंथ L है, ठीक है। इसमें करंट कुछ फ्लो कर रहा है I, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न एक ही है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है या कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप, ऑफ द लूप। ऐसा अपने पास एक क्वेश्चन है, एक ही लूप है, एक ही टर्न है, ऐसा हमको बोला हुआ है क्वेश्चन में। कैलकुलेट करो, चलो देखो करके, कर लिया ट्राई, बताया, देखते हैं किसका किसका सही आया। सॉल्यूशन, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? एन आई ए, मतलब नंबर ऑफ टर्न, करंट और एरिया मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ टर्न तो खैर 1 हो गया, करंट के जगह तो आई हमने लिख ही दिया, मेनली इसका एरिया निकालना है। तो इस एरिया का अगर फोकस किया जाए तो ये इधर स्क्वायर है एंड 4 सेमी सर्कल, तो हमने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? एल स्क्वायर प्लस 4 एरिया ऑफ सेमी सर्कल या 2 कंप्लीट सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई इज पाई, रेडियस इज व्हाट? L बाई 2। देखिए पूरा L है तो ये सेमी सर्कल है, मतलब ये पूरा डायमीटर है, तो ये मेरा रेडियस होगा L बाई 2। तो L बाई 2 का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर बाई 4।
यानी मेरा आंसर आ रहा है क्या, आई एल स्क्वायर 1 प्लस पाई बाई 4 या 4 एलसीएम लेके आई एल स्क्वायर पाई प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाई 4, ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। आंसर किसका आया था? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, समझ में आया? छाप लो जल्दी से। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट या आखिरी पॉइंट जो समझा जाए, दिस इज व्हाट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट सेक्शन है, बस आप समझ लो। ये खत्म तो चैप्टर भी फिनिश, टाटा बाय बाय, बस थोड़ी देर में होने वाला है, 5-7 मिनट और 10 मिनट और बस। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये क्या होता है? गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग काफी देर से पढ़ते आ रहे, करंट चैप्टर में भी था। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट। किसी भी ब्रांच में करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग इस डिवाइस को यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर को। तो अगर ये गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है तो कैसे करता है, उसके अंदर में मैकेनिज्म क्या होता है, हमको ये समझना है बेसिकली। तो होता क्या है, गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होता है, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमा रहता है एक कॉइल, एंड इसका जो 2 एंड है ना, इसको हम लोग ऐसे इधर से निकाल लेते हैं, जो कि हमको जहां कनेक्ट करने का दिल करेगा वहां कर देंगे। एंड इस कॉइल से कनेक्टेड होता है एक नीडल, कि अगर कॉइल घूमे तो नीडल भी घूम जाए। एंड अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी लगा के रखते हैं, अपना अरेंजमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड भी लगाए रहने का। मान लेते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ, थोड़ा देर समझने के लिए, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है। हम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे बना दी तो आप नहीं समझिए, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा आप समझ लीजिए, अंदर में डायरेक्शन वैसे हम लोग बना पाना बड़ा मुश्किल है। तो इस टाइप से अपना एक कॉइल है एंड उससे कनेक्टेड है ये नीडल, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नीडल। अगर ये डिफ्लेक्ट करता है तो हम लोग ये बोल देते हैं कि करंट उसमें है, एंड अगर डिफ्लेक्ट नहीं किया तो करंट हम लोग बोलेंगे नहीं है। एंड मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्किट है, इस टाइप से स्विच वगैरह लगा दिया जाए। हम पता करना चाहते हैं स्विच ऑन करते ही क्या इससे करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो करना क्या होगा कि इस वायर को यहाँ से कट कर देंगे, बीच से क्या कर देंगे, वायर को यहाँ से कट कर देंगे। एंड कट करने के बाद इसके इस एंड को यहाँ से जोड़ दीजिए एंड इस वाले एंड को यहाँ से जोड़ दीजिए। यानी अगर इससे करंट पास कर रहा होगा तो अब ये क्या है, इस वाले गोल गोल कॉइल से घूम घाम के वापस से इसे पास करेगा। एंड अंदर हम लगा रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड हो तो उस पर टॉर्क लगता है, उस टॉर्क के कारण वो घूमता है, टॉर्क लगता है, उस टॉर्क के कारण वो घूमता है। तो ये घूमेगा तो नीडल भी घूम जाएगा एंड हमको पता चल जाएगा कि उससे करंट पास कर रहा है। पर समझ में आया कैसे ये वर्क कर रहा है, हाउ वी यूज, ठीक है ना, कि हम लोगों ने क्या किया, जहां भी करंट पता करना वहां से वायर को कट करेंगे एंड इसको इसके दोनों टर्मिनल से जोड़ देंगे लूप के। एंड अगर करंट पास कर रहा होगा तो वो इस लूप से होके आएगा, एंड इससे होके आने के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से इस पे एक टॉर्क लगेगा एंड वो रोटेट करेगा, एंड वो रोटेट करेगा। एंड उस टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं NIAB, या मैग्नेटिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक मोमेंट, आप जैसा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि ऐसा हम लोग लिख लेते हैं कि इफ चलिए ये इतना बात आप नोट करिए, जल्दी से कर लिया नोट। चलिए तो हम लोगों ने ये समझ गया कि अगर इससे करंट पास किया तो इस कॉइल से होकर पास करेगा एंड कॉइल रोटेट करेगा तो नीडल भी रोटेट करेगा, ठीक है। एंड जो टॉर्क लगेगा करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर, जो टॉर्क लगेगा करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर, उस टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दैट टॉर्क ड्यू टू करंट, सी फॉर करंट, इज NIAB। एंड इसमें हम करंट सिर्फ चेंज कर सकते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने गैल्वेनोमीटर एक बार बना दिया तो जितना नंबर ऑफ टर्न देना था दे दिया, जो एरिया ऑफ लूप देना था दे दिया, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड यहां लगाना था वो लगा चुके हैं। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग करंट पास करेगा तो टॉर्क अलग अलग आ सकता है। अब यहां पे क्या होता है, पीछे से एक स्प्रिंग भी लगा होता है। अब सारे चीज को यहां पे बना पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो एक डायग्राम आप देख सकते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया, एक स्प्रिंग पीछे से अटैच होता है, वो स्प्रिंग क्या करता है, रीस्टोरिंग टॉर्क देता है। जैसे नीडल अगर यहां से डिफ्लेक्ट किया ऐसे,
तो स्विच ऑफ करते ही नीडल वापस यहां पे कब आएगा, जब एक स्प्रिंग लगा दिया जाए, विच गिव्स द रीस्टोरिंग टॉर्क। तो टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग आएगा, वो कितना के बराबर होगा, k इंटू फाइव। किसके बराबर होगा, k इंटू फाइव। इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क भी हम लोग बोल सकते हैं। एंड इसमें k क्या है, k स्प्रिंग कांस्टेंट या टॉर्सनल कांस्टेंट जो बोल दीजिए आप, स्प्रिंग कांस्टेंट ही लिख सकते हैं। एंड फाइव इज व्हाट, एंगल रोटेटेड, कितना एंगल वो रोटेट कर गया है, एंगल रोटेटेड। एंड जितना ज्यादा रोटेट करेगा टॉर्क उतना ज्यादा आएगा, यानी जितना ज्यादा ये इधर गया टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क उतना बढ़ेगा। एंड NAB का टॉर्क जब इसके बराबर होगा उसी प्लेस पे ये रुका हुआ रहेगा, उसी प्लेस पे ये रुका हुआ रहेगा, यानी एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू करंट बराबर होगा टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग के। दोनों का टॉर्क क्या होगा, बराबर। जैसे करंट का टॉर्क ने इधर रोटेट कराया तो स्प्रिंग का टॉर्क उल्टा रोटेट कराना चाहेगा, एंड एट इक्विलिब्रियम दोनों का टॉर्क होगा बराबर। जैसे ही करंट हम ऑफ करेंगे तो टॉर्क करंट का जीरो होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क के कारण ये वापस अपनी प्लेस पे आके रुक जाएगा। सिचुएशन क्लियर है। अब जब हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो टॉर्क ड्यू टू करंट क्या है, NIAB, एंड दिस इज व्हाट K फाइव, यानी फाइव का फॉर्मूला क्या आ गया, NAB बाई K एंड होल मल्टीप्लाई बाई I। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म उसमें से हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, करंट सिर्फ चेंज होगा अलग अलग केसेस में। इट मींस हम ये भी लिख सकते हैं द डिफ्लेक्टिंग एंगल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, करंट घटाएंगे डिफ्लेक्शन घटेगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? जल्दी जल्दी छापिए, एक दो बात और करना हम लोगों को। छाप लिया, चलो। अब दो टर्म यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं। द टर्म इज, पहला टर्म जो है उसको हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, एंड एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, एंड एक और डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। डेफिनेशन क्या आप बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, एंड डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या लिख सकते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट is called current sensitivity, is called current sensitivity, and इसको क्या लिख सकते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज is called voltage sensitivity, voltage sensitivity, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, एंड डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यानी फाई में, फाई क्या था, एंगल था, फाई इज व्हाट, एंगल रोटेटेड, लिखे थे ना अभी यहाँ पे, हाँ लिखे थे। खैर, तो फाई में अगर हमने करंट को डिवाइड किया तो वो करंट सेंसिटिविटी कहलाएगा, यानी फाई बाई आई। अब देखिए यहाँ भी अगर हमने आई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ पर समझ सकते हो इसी आई को नीचे ले गए हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या आ गया, NAB बाई के, याद रखना आपको, NAB बाई के, एंड फाई डिवाइडेड बाई V, ये क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी NAB बाई के, और I में हमने डिवाइड कर दिया क्या, V, I में हमने क्या डिवाइड कर दिया, V। आप इसको भी याद रख सकते हैं, या एक और रिजल्ट कि V बराबर होता है IR, I से I दोनों कट के 1/R बचेगा, यानी इस वाले में नीचे अगर V लिख दिया जाए तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/R का। आप इसको भी याद रख सकते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए दो फॉर्मूला, करंट सेंसिटिविटी का एक ही है, एंड ये कांस्टेंट है। करंट सेंसिटिविटी क्या है, कांस्टेंट, कि NAB बाई के, और हम लोग चाहते हैं कि करंट सेंसिटिविटी ज्यादा हो, कोई भी गैल्वेनोमीटर करंट के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो, थोड़ा सा भी करंट आए तुरंत उसको वो डिटेक्ट कर ले, मतलब K का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम, K का वैल्यू क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। खैर, एंड यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी, कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत,
समझ में आ गया दोनों बढ़िया से। तो दिस इज ऑल अबाउट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे अपना चैप्टर होता है कंप्लीट, फिनिश। यहाँ पे हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को समझा है विद इन 2 आवर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस वीडियो देख के निकल लेते हो। सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि मेरा भी हिम्मत बढ़े एंड मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो को डालूं। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, गुड बाय।